हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग भाई? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लाइमेट, जलवायु के संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस होता है विंड का, ये सेक्शन मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं। भाई, ये क्लाइमेट जिसको हिंदी में हम लोग जलवायु कहते हैं, देखो एक छोटे छोटे बेसिक बेसिक कंसेप्ट को मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। क्लाइमेट एक टर्म है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जलवायु, और एक टर्म होता है वेदर जिसको हिंदी में कहते हो मौसम, और एक टर्म होता है सीजन जिसको कहते हो हिंदी में ऋतु। सबसे पहले तो ये जो तीन टर्म मैंने यहां पर लिखा, क्लाइमेट, वेदर और सीजन, ये तीन का डिफरेंस हमको ये क्लियर होना चाहिए। तो वेदर क्या है भाई? शॉर्ट पीरियड का चेंज होता है, एक छोटे समय का परिवर्तन होता है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन से होता है, तापमान और दाब में अंतर होने से होता है। अब भाई, अब वेदर का जो क्रिटिकल मतलब अगला जो स्टेज होता है वो क्या होता है भाई? तो वो होता है सीजन। ठीक, तो वेदर जो है वो क्या है भाई? 2-4 मिनट, 10 मिनट, 2-4 घंटे, सुबह या शाम, या फिर 2-4 दिन में भी चेंज हो सकता है। सीजन कैसे चेंज होता है? सीजन मतलब ऋतु में कैसे परिवर्तन होगा? तो ऋतु का मतलब होता है जैसे जैसे सन का कंडीशन अर्थ के अलग अलग पार्ट के ऊपर परपेंडिकुलर होते जाएगा, वैसे वैसे सीजन चेंज की घटना होती है। मतलब सीजन चेंज जो होगा वो सन के परपेंडिकुलर कंडीशन से रिलेट होता है। अब बात आती है क्लाइमेट, जलवायु की। तो जलवायु क्या है भाई? तो जलवायु एक लॉन्ग पीरियड का चेंज होता है, एक लंबे समय का परिवर्तन होता है जिसमें एवरेज, औसत माना जाता है। आप जानते होइएगा अगर, तो इसको 30 से लेकर 35 ईयर के बीच का एवरेज निकाल करके और क्लाइमेट चेंज को हम लोग समझते हैं। तो क्लाइमेट चेंज आखिर होता कैसे है? ठीक, 30 से 35 साल में भी अगर होगा तो वो होगा कैसे? तो आप लोग जानते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो CO2 गैस क्या करता है भाई? हेवी गैस है, ये सरफेस की तरफ बैठने की इसकी टेंडेंसी होगी। तो जब ये सरफेस पर बैठेगा तो मान लो कि ये अपना अर्थ सरफेस है, ये हमारा सूर्य है, सन है, सूर्य है, सन है। अब भाई सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पर आ रहा है, तो CO2 गैस क्या है भाई? हेवी गैस है, तो ये सरफेस की तरफ बैठने की टेंडेंसी रखेगा। तो यहां से जो सूर्य का प्रकाश आएगा अर्थ सरफेस की तरफ, ये आता है, ये ध्यान रखना है, शॉर्ट वेव के रूप में। किस रूप में आता है? शॉर्ट वेव, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लघु तरंग के रूप में। तो जब ये अर्थ सरफेस को हीट कर देता है, गर्म करता है, तो यहां से जब ये वापस जाएगा तो ये किस रूप में जाएगा भाई? तो यहां से ये जाता है लॉन्ग वेव के रूप में। ठीक, तो ये CO2 गैस का जो लेयर है ये क्या करेगा? ये शॉर्ट वेव को आने देगा, लेकिन लॉन्ग वेव को ये ट्रैप कर देगा, रोक देगा। तो इससे क्या होगा? फिर हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होने लगेगा, और यही टेम्परेचर जो राइज होगा उससे क्या होगा? अर्थ का, एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान इंक्रीज होने लगेगा, और उसी के रिजल्टेंट के रूप में हम लोग कहेंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, भूमंडलीय तापन हो रहा है। और फिर जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, भूमंडलीय तापन होगा, तो उसका एक लॉन्ग पीरियड, जो लंबे समय का जो चेंज होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो क्लाइमेट क्या है भाई? एक लॉन्ग पीरियड का चेंज है, और वेदर क्या है? एक शॉर्ट पीरियड का चेंज है। और सीजन, सीजन कैसे चेंज होता है? तो सीजन चेंज होता है जैसे जैसे सन के परपेंडिकुलर कंडीशन अर्थ के अलग अलग पार्ट के ऊपर होगा, वैसे अलग अलग सीजन चेंज की घटना होती है। तो अब भाई मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भाई क्लाइमेट, वेदर और सीजन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, अब भाई चलो हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि एक टर्म यहां पर लिखा हुआ है विंड, विंड, पवन। तो एक फिर यहां पर टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए पहले
एक टर्म है एयर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हवा, और विंड को हिंदी में क्या कहते हो, पवन। ठीक, तो एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? तो एयर क्या है? स्टेशनरी गैस का मिक्सचर है, वैसी गैस का मिश्रण जो कि स्थिर है, मतलब उसमें गति नहीं होती है, तो वो एयर है। और जैसे ही उसमें मूवमेंट शुरू हो गया तो वो क्या हो गया? विंड हो गया। मतलब मूविंग एयर को विंड कहेंगे और स्टेशनरी गैस के मिक्सचर को, स्थिर गैस के मिश्रण को हवा कहेंगे। तो अब इस टॉपिक में हम लोग कौन सा चीज पढ़ने जा रहे हैं? विंड के बारे में, पवन के बारे में। तो अब ये चीज ध्यान रखना कि विंड के फॉर्मेशन के बेसिस पर, निर्माण के आधार पर विंड के 3 टाइप होते हैं। विंड के 3 टाइप होते हैं भाई, पवन के 3 प्रकार हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, इसके निर्माण के आधार पर। कौन कौन सा भाई? तो एक हो गया सीजनल विंड, सीजनल विंड जिसको हिंदी में कहते हो ऋतुनिष्ठ पवन, ऋतुनिष्ठ पवन। सेकंड हो गया भाई ग्लोबल विंड, जिसको हिंदी में कहते हो भूमंडलीय पवन, भूमंडलीय पवन। और थर्ड हो गया लोकल विंड, जिसको हिंदी में कहते हो स्थानीय पवन। ठीक, तो विंड के फॉर्मेशन के बेसिस पर, पवन के निर्माण के आधार पर पवन के 3 प्रकार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विंड्स 3 टाइप्स ऑफ विंड। कौन कौन से भाई? तो सीजनल विंड ऋतुनिष्ठ पवन, ग्लोबल विंड भूमंडलीय पवन, और लोकल विंड स्थानीय पवन। इस ग्लोबल विंड का एक और हिंदी में नाम है, इसको सनातनी पवन भी कहा जाता है, सनातनी पवन। चूंकि ये सालों भर चलती है इसलिए इनको कहा जाता है सनातनी पवन। तो अब भाई इन तीनों का बेसिक डिफरेंस समझ लो। ठीक, ये सीजनल विंड किसको कहा जाता है? तो भाई सीजनल विंड वैसे विंड को कहा जाता है जिनका सीजन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में चेंज होते जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीजनल विंड। ऋतुनिष्ठ पवन वैसी पवन जिसको ऋतु के अनुरूप उनके दिशा में, डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अपने यहां मानसून आता है, मानसून क्या है भाई? एक सीजनल विंड का एग्जाम्पल है। कैसे? तो तुम लोग जानते हो कि भाई मानसून जब इंडिया में आता है तो इसका डायरेक्शन कुछ और होता है, और इंडिया से जब ये वापस जाता है तो इसका डायरेक्शन कुछ और होता है। तो इसीलिए मानसून को हम लोग सीजनल विंड कहते हैं। एक टर्म है यहां पर ग्लोबल विंड, भूमंडलीय पवन। तो ये क्या है भाई? तो नाम ही है इसका ग्लोबल, मतलब कि पूरे भूमंडल को एक फिक्स लैटिट्यूड, एक निश्चित अक्षांश के बीच, ये पूरे अक्षांश को ये प्रभावित करेगी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, तुमको क्लियरली हो जाएगा। तो भाई तुम लोग एक नाम जानते होगे, वेस्टर्लीज, पछुआ पवन। ठीक, वेस्टर्लीज गांव में सुनते होगे लोग, गांव में कहते हैं लोग कि पछुआ चल रहा है, या गांव में कहते हैं लोग पुरवैया। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन, या कभी कभी पढ़ोगे ईस्टर्लीज भी लिखा रहेगा। तो भाई जो वेस्टर्लीज होती है वो 30 से लेकर 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में इसका फॉर्मेशन होता है। मतलब ये क्या है? 30 से लेकर 65, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध और साउथ दक्षिणी गोलार्ध दोनों में इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो गया? एक फिक्स लैटिट्यूड के बीच में इसका फॉर्मेशन होगा। ट्रेड विंड जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये भी क्या हो गया? फिक्स लैटिट्यूड एरिया हो गया। इसीलिए इनको कहा जाता है ग्लोबल विंड, क्योंकि एक फिक्स लैटिट्यूड, एक निश्चित अक्षांश के बीच ये पूरे ग्लोब को ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम तक ये प्रभाव डालती हैं। फिर एक टर्म है यहां पर लोकल विंड, स्थानीय पवन। अब ये क्या है भाई? लोकल विंड क्या है? तो लोकल विंड नाम ही है, मतलब छोटे स्तर पर, ठीक, छोटे स्तर पर लोकल एरिया में इसका ये इफेक्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल इसके लिए भी देते हैं तुमको। अपने यहां इंडिया में हम लोग कहते हैं लू चल रहा है। ठीक, बोलते हैं ना लू चल रही है गर्मी में, अप्रैल मई के महीने में।
तो वो लू कहाँ इफेक्ट करता है भाई? तो उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन एरिया है, जो मैदानी भाग है, वहीं पर उस लू का इफेक्ट होता है। ठीक, तो मतलब वो क्या है, एक छोटे स्तर को प्रभावित करता है। अगर हम लोग बात करें कि लू का क्या इंडिया के अलावा भी कहीं इफेक्ट होता है, तो हाँ बिल्कुल, इंडिया के नेबर कंट्री पाकिस्तान का जो एरिया है वहां भी इसका इफेक्ट होता है। और कंप्लीट पाकिस्तान नहीं, ये जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला ये सब जो एरिया है वहां पर इसका इफेक्ट होता है। ठीक, तो अब भाई मुझे ये उम्मीद है कि ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो भाई शुरू करते हैं आज इस सीजनल विंड को, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानसून के बारे में। क्लियर? मानसून के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि मानसून क्या है भाई, तो मानसून एक सीजनल विंड है। अब कभी भी ये नहीं कहना है कि मानसून जो है वो सीजनल विंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये हमें पता चल गया कि मानसून का डायरेक्शन सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। ठीक, तो भाई अब मानसून एक जून के महीने का होगा। ठीक, और एक होगा जो कि सितंबर के बाद का मानसून क्रिएट होगा, सितंबर अक्टूबर के बाद का मानसून होगा। तो जून का जो मानसून होता है उसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, हिंदी में इसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। और जो सितंबर का मानसून होता है इसको कहा जाता है रिटर्निंग मानसून। रिटर्निंग मानसून, या इसी के लिए एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। हिंदी में इसको कहेंगे लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, या पीछे हटता हुआ मानसून। पीछे हटता हुआ मानसून, या उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। अब सबसे फर्स्ट तो यहीं से तुमसे एक तुम्हारे पीटी का क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। कहेगा कि इंडिया में जून के महीने में किस मानसून से बारिश होती है। तो फर्स्ट अब यहीं पर आपको ये क्लियर हो गया कि इंडिया में जो जून के मंथ में मानसून आता है उसको कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, और जो विंटर में इंडिया में मानसून से बारिश करेगा, अब यहां पर टर्म्स पर ध्यान रखना है। विंटर में इंडिया में मानसून मतलब कि अब इंडिया के किस पार्ट में मानसून से विंटर में बारिश होगी, या विंटर के शुरुआत में, अभी ये हम लोग मानसून जब पढ़ना शुरू करेंगे उसमें ये क्लियर करेंगे हम। लेकिन ये ध्यान रखना है कि विंटर सीजन में भी मानसून से इंडिया में बारिश होती है, और वो मानसून कहा जाता है रिटर्निंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। ठीक, अब इतना बात, यहां से आपके ये दो क्वेश्चन तैयार हो गए। अब हम लोग शुरू करेंगे कि भाई जून के मंथ में क्या होता है, क्यों जून के महीने में ही मानसून आता है इंडिया में। क्लियर? तो भाई शुरू करते हैं, क्यों जून के मंथ में ही इंडिया में मानसून आता है।
चलो भाई, क्या कंडीशन होता है कि जून के मंथ में ही इंडिया में मानसून आता है? चलो समझते हैं इसको बेहतर तरीके से। ये हम लोग जून का कंडीशन देखने जा रहे हैं। अब तुम लोग जानते होगे कि भाई इंडिया के मिडिल पार्ट से, भारत के मध्य भाग से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया के मिडिल पार्ट से गुजरती है। ठीक। अब भाई ये भी आपको पता है कि इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। आप जानते हैं कि इक्वेटर कितने डिग्री को कहा जाता है? 0 डिग्री को। क्लियर? चलो, इतने से आपको बेहतर तरीके में यह क्लियर हो जाएगा कि क्यों जून के मंथ में ही मानसून आता है। अब आप लोग जानते हो कि भाई अर्थ जो है वो सन का रिवॉल्यूशन करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में साल में 4 अलग अलग कंडीशन होता है, 4 अलग अलग स्थिति होती है। कौन कौन सी भाई? तो 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। तो 21 मार्च को ये ध्यान रखना है, और 23 सितंबर को सन जो होता है परपेंडिकुलर कहां होगा? 0 डिग्री, इक्वेटर के ऊपर। और 21 जून को सन कहां परपेंडिकुलर होगा? तो ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर होगा इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर। मतलब इस समय यहां पर सूर्य क्या है? परपेंडिकुलर है, बिल्कुल इंडिया का जो मिडिल पार्ट है वहां पर सन परपेंडिकुलर है। तो अब ये चीज एकदम अपने दिमाग में बैठा लो कि सनलाइट की इंटेंसिटी, सूर्य के प्रकाश की जो तीव्रता है वो डिस्टेंस से ज्यादा इंक्लाइनेस पर डिपेंड करता है, दूरी से ज्यादा डिपेंड करता है किस पर भाई? कि कितने एंगल पर वो सनलाइट आ रहा है। तो यहां पर क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। इट मींस कि यहां पर सनलाइट में इंटेंसिटी इस समय काफी ज्यादा होगी। ठीक। और ये प्लेट्यू का एरिया है। ये सब क्या है? आप जान रहे हो कि दक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, बुंदेलखंड बघेलखंड वाला ये पूरा क्षेत्र है। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर प्लेट्यू सरफेस क्या होगा? खूब हीट लेगा, और जब हीट लेगा तो यहां पर सरफेस की हवाएं जो क्या होंगी? वो गर्म होकर के सरफेस से ऊपर उठने लगेगी। क्लियर? तो जब सरफेस से ऊपर उठने लगेगी तो हम लोग ये जानते हैं भाई कि जब सरफेस से ऊपर उठेगी तो ऐसे कंडीशन में यहां पर सरफेस एरिया क्या करेगा? ये पूरा लो प्रेशर रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा भाई? लो प्रेशर रीजन, निम्न दाब क्षेत्र में बदल जाएगा। और इसीलिए इस समय उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है यहां पर क्या बना रहेगा? लो प्रेशर, निम्न दाब। लो, एलपी मतलब लो प्रेशर। ठीक। सरफेस की हवाएं क्या हुई? गर्म होकर के ऊपर उठ गई, तो सरफेस एरिया क्या हो गया? खाली हो गया, मतलब वहां पर लो प्रेशर हो गया। इस समय इक्वेटर के ऊपर जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, विषुवत रेखा के आसपास वाला जो एरिया है, वहां पर सनलाइट क्या होगा? तिरछा होगा। तो इक्वेटर के आसपास तिरछा होने से गर्मी कम होगी, मतलब हिंद महासागर का ये जो एरिया है इंडियन ओशन का, यहां पर क्या बना रहेगा? इस समय हाई प्रेशर का कंडीशन बना रहेगा। इस समय हाई प्रेशर का कंडीशन बना रहेगा, उच्च दाब की स्थिति बनी रहेगी। तो अब भाई इस हाई प्रेशर और इस लो प्रेशर को क्रिएट करने में ये सिर्फ सन का जो है उसी का, सूर्य के प्रकाश की भूमिका नहीं होगी, इसमें एक और इफेक्ट काम करेगा। कौन सा भाई? तो आप लोग यहां पर जानते हो कि एक पामीर प्लेट्यू है। कौन सा है भाई? पामीर का पठार, जिसको कहा जाता है रूफ ऑफ वर्ल्ड। अच्छी बात है, पामीर के पठार को क्या कहते हो? रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हो। तो इस समय यहां पर एक विंड चल रही होगी जिसको हम लोग कहेंगे ईस्टर्न जेट। क्या कहेंगे? पूर्वी जेट के नाम से जानेंगे। तो ईस्टर्न जेट जो विंड होती है वो गर्म होती है। ठीक। तो ये ईस्टर्न जेट का जो फॉर्मेशन है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ में होता है, उत्तर में होगा। तो जब पूर्वी जेट जब चलनी शुरू होगी तो ये क्या करेगी भाई? चलती है। और ईस्टर्न जेट जो है वो बाय नेचर क्या होती है? गर्म होती है।
तो बाई नेचर जब वो गर्म होगी तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना है कि वो जाकर के तिब्बतन प्लेट्यू को खूब गर्म करेगी, खूब जाकर के हीट करेगी। तो तिब्बत का पठार गर्म होगा तो तिब्बत के पठार एक तो ऑलरेडी हाइट पर है, और हाइट से वहां से विंड गर्म होकर के ऊपर उठेगी, और जो एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, तो ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आता है? स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, और फिर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो ट्रांजिशन रीजन है उसको क्या कहते हो? ट्रोपोपॉज। तो ये क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज से जो तिब्बतन प्लेट्यू से एयर गर्म होकर के ऊपर उठी है टकराएगी, और टकरा करके दो डायरेक्शन में चलनी शुरू करेगी। उसी ट्रोपोपॉज के सहारे एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर ये चलती है, और फिर ये जब चलेगी तो यहां से चलती है और धीरे धीरे इंडियन ओशन के करीब आते आते, और फिर अफ्रीका के आसपास, जो अफ्रीका का एक द्वीप है मैडागास्कर, ठीक दक्षिणी हिंद महासागर में, वहां पर आकर के ये विंड फिर इक्वेटर से दूर हो गई तो टेम्परेचर कम है, आकर के क्या होगा? सरफेस पर उतरने लगेगी, और इसी के इफेक्ट से इंडियन ओशन में ये भी क्या करेगी? जब इकट्ठी होगी तो हाई प्रेशर का फॉर्मेशन करेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में जो लो प्रेशर इस समय बना रहता है उसको क्रिएट करने में ईस्टर्न जेट, पूर्वी जेट विंड का भी इफेक्ट होता है। अब ये क्लियर हो गया कि ईस्टर्न जेट कैसे मानसून को लाने में इफेक्ट डालता है। क्लियर? तो चलो भाई, इस समय यहां पर लो प्रेशर है और यहां पर हाई प्रेशर, अच्छी बात है। तो हमेशा विंड का फॉर्मेशन ध्यान रखना कि हाई से लो के तरफ होता है। किधर से किधर होगा? हाई से लो के तरफ होगा। चलो भाई, तो जब यहां हाई से लो के तरफ चलेगी तो ये विंड कैसी है? ये विंड है भाई महासागर या सागर के ऊपर है। इसका मतलब है कि इसमें ह्यूमिडिटी होगा, मॉइस्चर होगा, और जब ह्यूमिडिटी होगा, मॉइस्चर होगा, तो यहां से विंड ये चलनी शुरू करेगी। तो अब ह्यूमिड विंड को हम लोग क्या कहेंगे? मानसून। क्या कहेंगे? मानसून। तो मानसून बेसिकली और कुछ नहीं है, ये एक सीजनल विंड है जो ह्यूमिडिटी वाली होती है, आर्द्रता वाली होती है, मॉइस्चर वाली होती है, और सीजन के अकॉर्डिंग इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक। अब ये जो मानसून वर्ड है, ये ध्यान रखना है, ये अरबी लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज है, और वहां का एक वर्ड है मौसिम। मौसिम वर्ड से मानसून को लिया गया है। ठीक। तो अगर पूछा जाए कि मानसून शब्द कहां से लिया गया है, तो अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है मौसिम, वहां से लिया गया है। आप लोग को अगर थोड़ी बहुत अगर हिस्ट्री की जानकारी होगी तो आप लोग जानते होइएगा कि भारत में एक वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था, चूंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो मानसून बेस्ड होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मानसून से हर साल बारिश अच्छी होती है। तो इंडिया में जो खेती की जाती है वो मानसून बेस्ड है, और हर साल रेनफॉल अच्छा नहीं होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि इंडियन मानसून इज गैम्बलिंग विथ फार्मर। भारतीय मानसून किसानों के साथ जुआ है। मतलब मानसून पर आधारित होकर के किसान खेती करता है, और इस प्रकार से वो एक जुआ खेलता है कि भाई मानसून अच्छा हो गया तो हमारी फसल भी अच्छी हो सकती है। चलिए, अब हम लोग देख चुके हैं कि भाई यहां से ह्यूमिडिटी वाली विंड क्रिएट होती है। जैसे ही ये इक्वेटर को ये क्रॉस करती है तो इसका डायरेक्शन कुछ इस रूप में हो जाता है, इस रूप में इसका डायरेक्शन हो जाता है। तो अब भाई ये जा करके ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले मानसून से जो बारिश होती है वो कहां होती है? अंडमान निकोबार में। अब इसको अगर क्लियरली अगर आपको साइंटिफिक वे में समझाना हो तो आप लोग जानते होंगे कि इंडिया का जो सदर्न पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो कहां से शुरू होता है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से। और ये जो कन्याकुमारी है ये कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले मानसून से बारिश कहां होती है? तो अंडमान निकोबार में। फिर अब मानसून ये आगे बढ़ता है, और इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है? पेनिनसुलर स्ट्रक्चर है, प्रायद्वीपीय आकार है। मतलब प्रायद्वीप मतलब वह एरिया जो 3 तरफ से सी या ओशन से सराउंडेड हो। तो इंडिया के पेनिनसुलर स्ट्रक्चर के कारण ये मानसूनी हवाएं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं भाई।
एक हो जाता है अरेबियन सी ब्रांच और एक हो जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्लियर? तो अब एक एक करके दोनों ब्रांच को समझते हैं। अरेबियन सी ब्रांच जो है ये ध्यान रखना है लक्षद्वीप में बारिश करती है, फिर ये जाकर के केरल में बारिश करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इंडिया में मानसून से सबसे फर्स्ट रेनफॉल किस स्टेट में होगा, तो इंडिया में मानसून से फर्स्ट रेनफॉल केरला में होगा। ठीक, केरल राज्य में होगा। और इंडिया में मानसून से फर्स्ट रेनफॉल कहां होगा, तो इंडिया सिर्फ है, इसका मतलब है कि इंडिया में स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों इंक्लूड हैं। तो इंडिया में फर्स्ट रेनफॉल कहां होगा, अंडमान निकोबार में। और इंडिया के किस स्टेट में फर्स्ट रेनफॉल होगा, तो केरल में। क्लियर? अब भाई यहां से अरेबियन सी ब्रांच आगे बढ़ती है। अब आपको यह भी पता होगा कि भाई यहां पर एक गुजरात में ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर यहां केरल तमिलनाडु तक एक ये अरेबियन सी के कोस्टल एरिया में एक माउंटेन है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो वेस्टर्न घाट की हाइट अधिक है, तो ऐसे स्थिति में वेस्टर्न घाट के वेस्ट में ये मानसूनी हवाएं जाकर के खूब बारिश करेगी, खूब बारिश होगी। ठीक, और ईस्टर्न घाट जो है वो रेन शैडो एरिया बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये बारिश करने के बाद जब ये वेस्टर्न घाट को क्रॉस करती है तो इनका मॉइस्चर समाप्त हो जाता है, ठीक, ड्राई हो जाती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रेन शैडो एरिया। तो अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई वेस्टर्न घाट के वेस्ट में एक्सेसिव रेनफॉल क्यों होता है, या वेस्टर्न घाट के वेस्ट में यहां पर बायोडाइवर्सिटी, अब यहीं से बायोडाइवर्सिटी को भी रिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव रेनफॉल है तो यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, सदाहरित वन होंगे, और जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा रेनफॉल भी अधिक है और कोस्टल रीजन है, टेम्परेचर भी कैसा होगा, मॉडरेट रहेगा। तो यहां पर बायोडाइवर्सिटी इंडिया में अधिक होगी। दूसरा और यहां पर क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई, यह पूछा है कि पुणे के कंपैरिजन में महाबलेश्वर में अधिक रेनफॉल होता है। तो पूना इस वेस्टर्न घाट के ईस्ट में है और महाबलेश्वर इधर वेस्ट में है। तो महाबलेश्वर वेस्ट में होने के कारण, और पुणे कहां है भाई, महाबलेश्वर के कंपैरिजन में वहां पर रेन शैडो एरिया में आ जाता है। इसीलिए महाबलेश्वर के कंपैरिजन में पुणे में कम बारिश होती है। हालांकि पुणे में भी बारिश होती है लेकिन महाबलेश्वर के कंपैरिजन में कम होती है। चले, अब यहां से फिर मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती हैं और फिर ये आगे जाते हुए यहां पर बारिश करते हुए आगे बढ़ती हैं और गुजरात के तरफ से, गुजरात में ये इंटर करती हैं। अब ये वाला जो एरिया है यहां पर ये ध्यान रखना है, यहां एक माउंटेन है, ठीक, गुजरात में, और इसी के प्रभाव से, ठीक, यहां पर बारिश हो जाती है और फिर यहां से कुछ मानसूनी हवाएं अपने राइट साइड भी मुड़ती हैं, अपने दाहिने तरफ मुड़ती हैं और मध्य प्रदेश होते हुए ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, ललितपुर, झांसी, ये सब एरिया तक ये पहुंचती हैं। अब यहां पर ये बात समझ लो ध्यान से एकदम बिल्कुल, यहां गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ये सब जो एरिया है यहां पर एक माउंटेन है अरावली, अरावली की पहाड़ी है। तो अरावली का लोकेशन कैसे है, नॉर्थ साउथ है। अब ये मानसूनी हवाएं जो चल रही हैं, यहां से कुछ मानसूनी हवाएं ऐसे सीधे निकल जाती हैं और कुछ मानसूनी हवाएं अरावली के वेस्ट से निकलती हैं। तो ऐसे कंडीशन में अरावली इन मानसूनी हवाओं के रास्ते में पैरेलल हो जाता है, समानांतर हो जाता है, और इसीलिए अरावली के वेस्टर्न भाग में ये बारिश नहीं करती और यहां पर क्या बन गया है, थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान का विकास हो गया है। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार रेगिस्तान का विकास क्यों हुआ, थार डेजर्ट क्यों बना, तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा ड्यू टू नॉर्थ साउथ लोकेशन ऑफ अरावली, अरावली के उत्तर दक्षिण अवस्थिति के कारण। क्लियर? अब यहां पर एक और कंसेप्ट समझ लो, यह पूछा है राजस्थान के एग्जाम में कि भाई मेवाड़ ईस्टर्न भाग है, जो राजस्थान का ईस्टर्न भाग है वो क्या है, मेवाड़ है, और जो वेस्टर्न भाग है उसको कहते हो मारवाड़। ठीक, तो कौन सी पहाड़ी को कहा जाता है मेवाड़ और मारवाड़ की विभाजक,
विच हिल इज नोन एज डिवाइडिंग रेंज बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़? तो कौन सी होगी? अरावली की पहाड़ी, अरावली हिल। अरावली इज नोन एज डिवाइडिंग रेंज बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। अब इसी पर अगर इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप किसी पीसीएस के एग्जाम में भी डिस्क्रिप्टिव ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसी के बेस पर, इसी पर आप पूरे राजस्थान के क्लाइमेटिक कंडीशन को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि राजस्थान के ईस्टर्न भाग में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, राजस्थान के वेस्टर्न भाग में ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी है। क्यों भाई? तो यहां पर तो बारिश है नहीं, और ये वाला जो एरिया है यहां पर थोड़ी बहुत बारिश होती है। और वो कैसे होती है तो अभी बताएंगे कि बे ऑफ बंगाल वाली मानसून इधर पहुंचती है तब। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो जो डेजर्ट वाला एरिया है यहां पर विंटर सीजन में थोड़ी बहुत बारिश होती है। वो कैसे होती है? तो वो एक साइक्लोन होता है, उसके आधार पर यहां पर बारिश होती है। वो अभी थोड़ा सा रिटर्निंग मानसून में हम आपको बताएंगे। अब यहां से फिर ये मानसूनी हवाएं आगे निकलती हैं और फिर ये जाती है यहां पर। आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में यहां पूरा हिमालय का एरिया है, ऐसे ये हिमालय पर्वत है, ठीक। तो अब भाई ये जो हिमालय का एरिया है ये आपको मानसून को जाकर के रोक देगा, ठीक। अब यहां से ये जाएगी मानसून और जाकर के जम्मू कश्मीर का जो निचला भाग शिवालिक का एरिया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में ये जाकर के बारिश करेगी। तब तक सितंबर का मंथ आ जाता है, ठीक। और फिर सितंबर के मंथ में क्या होगा? सितंबर में इक्वेटर पर सूर्य आ जाएगा, तो इक्वेटर पर क्या होगी? गर्मी होने लगेगी। तो नॉर्थ इंडिया क्या होगा? यहां पर गर्मी कम होगी, मतलब नॉर्थ इंडिया में हाई प्रेशर हो जाएगा, जो कि रिटर्निंग मानसून का कंडीशन हो जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है अरेबियन सी ब्रांच वाले मानसून के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाले मानसून के बारे में, ठीक। यहां से साउथ वेस्ट मानसून दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा था बे ऑफ बंगाल ब्रांच। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाली मानसून है ये ध्यान रखना है कि भाई ये चलती है और जाकर के तमिलनाडु के क्षेत्र में ये बारिश करेगी, तमिलनाडु में बारिश करेगी, अच्छी बात है। अब यहां से फिर ये आगे बढ़ती है, तब तक आपको पता है जैसे इधर वेस्टर्न घाट है यहां पर ईस्टर्न घाट के नाम से पहाड़ी है, ईस्टर्न घाट के नाम से पहाड़ी है। तो अब ये मानसूनी हवाएं ईस्टर्न घाट इनके रास्ते में इतना इंटरप्शन नहीं करेगा। क्यों भाई? तो आपको पता है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब रिवर वेस्टर्न भाग से निकल करके बे ऑफ बंगाल के तरफ डिस्चार्ज होती हैं। तो इन रिवर्स के फ्लो से क्या हुआ है भाई कि ईस्टर्न घाट जगह जगह से इरोड हो गया, अपर्दन हो गया, घिस गया है। तो इन मानसूनी हवाओं को यहां से रास्ता मिल गया साउथ इंडिया के इनर पार्ट में इंटर करने का। तो अब भाई जैसे जैसे ये बे ऑफ बंगाल से इनर भाग में, आंतरिक भाग में प्रवेश करते जाएगी, ईस्टर्न भाग में बारिश ज्यादा होगा और जैसे जैसे इनर पार्ट में जाएगी रेनफॉल डिक्रीज होते जाएगा। और इसी कारण से ये जो साउथ इंडिया का जो आंतरिक भाग है, दक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है, यहां पर हर साल सूखा पड़ता है, हर साल सूखा पड़ता है। क्यों? अब आपको यह पता चल चुका है कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाली मानसून आंतरिक भाग इनर पार्ट में आते आते ड्राई हो जाती है और अरेबियन सी वाली मानसून वेस्टर्न घाट को क्रॉस तो या तो कर नहीं पाती और जो करती हैं वो क्रॉस करते करते ड्राई हो जाती हैं। रेनफॉल इतना ज्यादा वेस्टर्न भाग में ही कर देती कि वो फिर उनके पास में मॉइस्चर बचता नहीं है। अब भाई अगर मान लो कि यहीं से आपको यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन, फॉरेस्ट वगैरह आपसे पूछ लेगा कि भाई साउथ इंडिया जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर किसान सुसाइड करते हैं, या महाराष्ट्र का ये जो विदर्भ वाला एरिया है यहाँ पर किसान क्यों सुसाइड करते हैं, ठीक, नागपुर वाला ये सब जो एरिया है, ठीक। तो इसका कारण क्या है भाई? तो इसका कारण यही है कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मानसून इनर पार्ट में आते आते ड्राई हो जाती है। क्लियर? अब यहां से फिर ये मानसूनी हवाएं इंटर करती हैं, ठीक, उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल होते हुए, और फिर यहां से बांग्लादेश में ये बारिश करते हुए ये निकलती है और जा करके
ये यहां पर हिमालय से ये टकराएगी और टकरा करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न के सातों राज्य सेवन सिस्टर्स में ये बारिश करता है, और एक पार्ट इसी शिवालिक के सहारे, हिमालय का जो दक्षिणी भाग है शिवालिक के सहारे धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ते जाता है। अब भाई जो ये वेस्ट की तरफ जाएगा, इसी कारण से देखोगे कि बंगाल तक तो मानसून तेजी से आता है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार या ईस्टर्न यूपी यहां पर बारिश करने में इसको काफी देर लगता है। क्यों? क्योंकि एक आप लोग नाम जानते होंगे, कोरियलिस फोर्स, कोरियलिस बल। कोरियलिस फोर्स के इफेक्ट से क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड हमेशा अपने राइट साइड मूव करने की टेंडेंसी रखेगी। तो भाई यहां पर ये जब जाती है तो कोरियलिस इफेक्ट काम करता है, और कोरियलिस इफेक्ट के प्रभाव से ये बार बार जाकर के हिमालय वाले एरिया में स्ट्राइक मारेगी, बार बार जाकर के ये स्ट्राइक मारेगी। तो इससे क्या होगा, इसी कारण से ये जो तराई वाला जो क्षेत्र है नेपाल का, यहां पर खूब बारिश होती है, और देखते हो कि हर साल बिहार में बाढ़ आ जाता है। ठीक, तो बिहार की जो पहचान है वो बाढ़ से ही होती है, फ्लड से ही होती है। जैसे ही लोगों को कहोगे कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो तुरंत कहेंगे अरे वो तो हमेशा बाढ़ से लेकर के डूबा रहता है। तो भाई अब यहां से ये ध्यान रखना है कि ये कोरियलिस इफेक्ट यहां पर डालता है प्रभाव, और इसीलिए मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और फिर ये बिहार ईस्टर्न यूपी बारिश करते हुए यहां पर ये आगे बढ़ती है, और फिर ये जाकर के दिल्ली तक ये पहुंचता है। अब यही कारण है कि तुम लोग देखोगे कि दिल्ली में देर से बारिश होती है। ठीक, पंजाब हरियाणा का कुछ हिस्सा पहले रेनफॉल गेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो बारिश होती है ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला जो मानसून पहुंचता है वो जाकर के बारिश देता है, लेकिन पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्से में ये अरेबियन सी ब्रांच वाला मानसून रेनफॉल दे देता है। ठीक, क्लियर? अब भाई ये ध्यान रखना है कि इधर जो ईस्टर्न भाग में जितना रेनफॉल होगा उसके कंपैरिजन में वेस्टर्न भाग में रेनफॉल कम होगा। क्यों? क्योंकि इधर इनके पास में बे ऑफ बंगाल के नजदीक होने के कारण मॉइस्चर गेन की थी, प्राप्त की थी, यहां पर ज्यादा बारिश की। अब जैसे जैसे इधर जाएगी क्या होगा, रेनफॉल डिक्रीज होते जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन मॉइस्चर, आर्द्रता में कमी के कारण। अब एक और भयानक कंसेप्ट तुमको मिलने जा रहा है। तुम लोग हमेशा पढ़ते होगे कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना है, क्लाउड बर्स्ट का कंडीशन होता है। तो आखिर क्या कारण है कि क्लाउड बर्स्ट का कंडीशन हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में होता है? तो इसका कारण है कि भाई इधर से अरेबियन सी ब्रांच वाली मानसून गई थी और इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाली मानसून पहुंची। अब जब दोनों पहुंची तो जाकर के वो माउंटेन हिल के एरिया में वहां पर क्लाउड, अब इधर वाली क्लाउड मिली, बादल का आकार, क्लाउड का साइज बड़ा हो गया। अब वो इतना बड़ा हो गया कि अपने आप को वो कैरी नहीं कर पा रहा है। ठीक, रास्ते में माउंटेन और हिल ने क्या किया, इंटरप्ट किया, रुकआउट किया, और जब रुकआउट किया तो वहीं पर कम समय में एक्सेसिव रेनफॉल कर देती है। तो वही जो एक लेस टाइम में एक्सेसिव रेनफॉल, अत्यधिक बारिश होती है कम समय में, उसी को हम लोग कहते हैं क्लाउड बर्स्टिंग, मानसून का बादल का फटना। तो उससे काफी ज्यादा कैलेमिटीज होता है। ठीक, काफी ज्यादा वहां पर आपदा का फॉर्मेशन हो जाता है, काफी लोग मर जाते हैं वहां पर। चलो, तो इतना ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो जून के महीने में मानसून आता है वो कैसे इफेक्ट डालता है। अब एक और यहां पर फैक्ट्स जान लो कि इंडिया में जो एक्सेसिव रेनफॉल का एरिया है, या वर्ल्ड में जो एक्सेसिव रेनफॉल का एरिया है, वो यहां पर मेघालय के एक राज्य है भारत का, यहां पर एक पहाड़ी है गारो खासी जैंतिया। ठीक, तो ये जो गारो खासी जैंतिया में खासी हिल का जो एरिया है, खासी पहाड़ी का जो क्षेत्र है, यहां पर एक प्लेस है मौसिन राम। कौन सा प्लेस है भाई? मौसिन राम। इस मौसिन राम प्लेस में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक, और ये मौसिन राम अब है, पहले कौन था? चेरापूंजी था। तो चेरापूंजी और मौसिन राम ये दोनों इसी खासी पहाड़ी क्षेत्र में ही है। ठीक, अब ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन हुआ कि मौसिन राम में अधिक बारिश होने लगी। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि भारत में मिनिमम रेनफॉल कहां होता है, तो इंडिया में मिनिमम रेनफॉल यहां राजस्थान में, राजस्थान का जो एरिया है ये, लेकिन
अगर हम लोग बात करें कि सबसे कम मतलब ओवरऑल में प्लेन और सब में हिल वगैरह सब में अगर हम लोग मिला दें तो भारत में सबसे कम बारिश कहां होती है, तो जम्मू कश्मीर में। ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, अब पहले तो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में यहां पर एक जगह है लेह। लेह में भारत में सबसे कम बारिश होती है, मिनिमम रेनफॉल लेह में होती है। ठीक, या इसी को एक और टर्म कह सकता है, मोस्ट एरिड प्लेस। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन है, तो लेह। या लेह ना देकर के हो सकता है लद्दाख दे दे, लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी दे सकता है। ठीक, यह ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, मौसिनराम में, और मौसिनराम वर्ल्ड का भी है मैक्सिमम रेनफॉल प्लेस, और इंडिया का मिनिमम रेनफॉल प्लेस है लेह। और अगर मैं यहीं पर अगर आपसे बात कर लूं कि भाई वर्ल्ड का सबसे मिनिमम रेनफॉल प्लेस कौन सा है, तो कौन सा है, अरीका। अरीका वर्ल्ड का मिनिमम रेनफॉल प्लेस है, और ये किस देश में है, तो ये ध्यान रखना है, चिली, साउथ अमेरिका का देश है चिली। ठीक, वहां पर अरीका एक प्लेस है, वहां वर्ल्ड में सबसे कम बारिश होती है, या वर्ल्ड का सबसे ड्राई प्लेस है। क्लियर। तो अब ये हमको ये पता चल गया कि साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में किस तरीके से इफेक्ट डालता है। ठीक, अगर क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून से बारिश कहां होती है, देन योर आंसर इज अंडमान निकोबार। इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से किस स्टेट में पहले बारिश होती है, देन योर आंसर इज केरला। और इंडिया में किस यूनियन टेरिटरी में साउथ वेस्ट मानसून से पहले बारिश होती है, देन योर आंसर इज अंडमान निकोबार। ठीक, अब ये सब माइनर माइनर कंसेप्ट हैं, टर्म्स के आधार पर वो अपने दिमाग में रखना है। अब हम लोग आ रहे हैं भाई सितंबर के महीने पर, सितंबर वाला, कि क्या कारण है कि मानसून भारत से वापस जाता है। सितंबर का मंथ है भाई। चलिए, अब ये हम लोग जान चुके हैं कि भाई इंडिया के मिडिल पार्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। चलो, फिर अगर हम लोग इसकी बात करें तो इक्वेटर 0 डिग्री, ये ध्यान रखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, वो जून वाले के कंपैरिजन में ये ज्यादा टेक्निकल है। चलो, अब भाई तुम लोग को अभी मैंने बता दिया कि सितंबर के महीने में, सितंबर में सन जो होता है वो परपेंडिकुलर कहां होता है, तो इक्वेटर के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर भाई। तो चलो, इक्वेटर के ऊपर सन परपेंडिकुलर है, तो इस एरिया में जब परपेंडिकुलर होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा कि यहां पर गर्मी अधिक होगी। ठीक, तो इक्वेटर और इक्वेटोरियल रीजन में, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में इस समय काफी ज्यादा हीट मिल रहा होगा। इस समय नॉर्थ इंडिया का जो भाग है यहां पर सनलाइट स्लैंट करेगा, तिरछा होगा, तो कंपैरेटिवली यहां पर गर्मी क्या होगी, कम होगी। तो इस समय यहां पर क्या बना रहेगा, हाई प्रेशर, और यहां पर क्या बनने लगेगा तब, लो प्रेशर। यहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। ठीक, तो अब ये हाई और यहां पर क्या हो गया, लो। अब थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में भी तुमसे डिस्कस कर ले, तो तुम लोग जानते होगे कि भाई सॉलिड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होगा, सॉलिड में एनर्जी का ट्रांसफर काफी फास्ट होगा, और लिक्विड में एनर्जी का ट्रांसफर धीरे धीरे होगा, स्लो होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स का कंसेप्ट होता है। तो भाई सॉलिड ये क्या है, ये लैंड एरिया है, ये सॉलिड है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, ये बे ऑफ बंगाल, ये तो लिक्विड है, पानी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी ये पास कर रहा है, इंडिया के लैंड एरिया से भी, और ये बे ऑफ बंगाल का भी एरिया इसके नजदीक। क्लियर।
अब इस समय ये ध्यान रखना है कि ये जो इंडिया का जो भाग है ये धीरे धीरे ठंडा होगा, सॉरी जल्दी ठंडा होगा, और ये पानी वाला हिस्सा क्या होगा, धीरे ठंडा होगा। तो जितने समय में ये हाई प्रेशर में बदल गया उसके कंपैरिजन में इस एरिया को ज्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने में, मतलब ये ज्यादा समय तक गर्म रहेगा, मतलब यहां पर ज्यादा समय तक लो प्रेशर बना रहेगा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये लो प्रेशर इसी समय, जिस समय इंडिया के मैदानी भाग पर हाई प्रेशर उच्च दाब बन जाएगा, उस समय बे ऑफ बंगाल के ऊपर लो प्रेशर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पानी है, लिक्विड है, यहां पर एनर्जी, मतलब इस पानी को ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन ये सॉलिड है, ठोस है, तो ये तेजी से गर्म हुआ था, तेजी से ठंडा भी हो जाएगा। क्लियर? अब भाई ये ध्यान रखना है कि इस समय यहां पर जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, इस समय एक वेस्टर्लीज पछुआ पवन चलती है, पछुआ पवन वेस्टर्लीज विंड चलती है। तो इस समय जो मानसूनी हवाएं यहां वाली थी, जो ये जाकर के इस समय ये पंजाब हरियाणा की इस एरिया में जाकर के इकट्ठी हुई है, ठीक। तब तक इधर से भाई वेस्टर्लीज विंड चलनी शुरू कर दी, पछुआ पवन चलनी शुरू कर दी। तो ये जो मानसूनी हवाएं थी, इनको ये क्या करेगी, अपने साथ धक्का देते हुए, वेस्टर्लीज विंड क्या करेगी, अपने साथ पुशअप करते हुए, और ये लेके आ जाएगी इधर बे ऑफ बंगाल के तरफ, बंगाल की खाड़ी के तरफ। क्लियर? अब भाई यहां पर ये जो बारिश की हुई थी मानसून जून वाली, इनके बारिश करने के बाद इनका नेचर कैसा हो गया था, ड्राई हो गया था। तो जब ये ड्राई हो गई है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगी, जब इधर से आएगी बे ऑफ बंगाल के ऊपर, जब ये पहुंचेगी, तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी पानी है, तो यहां से ये क्या करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद से फिर यहां पर ये जो भाग है भारत का पड़ोसी देश म्यांमार, यहां पर एक पर्वत है अराकानियोमा। कौन सा पर्वत है? अराकानियोमा। तो अराकानियोमा माउंटेन इसको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो ये क्या करेगी, यहीं पर मॉइस्चर गेन करेगी, अराकानियोमा से टकराएगी, टकरा करके बे ऑफ बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में इकट्ठी होकर के हाई प्रेशर का फॉर्मेशन करने लगेगी, हाई प्रेशर का निर्माण करने लगेगी। अब इतना कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ो। यहां पर ये आपको पता होगा कि ये जो कन्याकुमारी का लैटिट्यूड पोजीशन है वो कितना है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट। इसको समझने के लिए हम लोग 8 डिग्री 5 मिनट ले लेते हैं, आसानी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा। ये भाई 8 डिग्री 4 मिनट, ये है 0 डिग्री, दोनों के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया, 8.5 का, 8.5, 8 डिग्री 5 मिनट। ये है 8 डिग्री 5 मिनट और ये है 23.5, 23.5। तो इनके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया, 15 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि भाई ये जो तमिलनाडु या जो साउथ इंडिया वाला भाग है किसके नजदीक है, तो ये इक्वेटर के नजदीक है। तो इक्वेटर पर जब लो प्रेशर है, इसका मतलब है कि ये जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग है, यहां भी इस समय क्या होगा, लो प्रेशर रहेगा। क्लियर? क्यों इस समय दक्षिण भारत में लो प्रेशर रहेगा, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के नजदीक है, तो इक्वेटर के क्लाइमेटिक रीजन से ये ज्यादा प्रभावित होगा। अब भाई इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर के तरफ विंड चलनी शुरू होगी, और यही विंड जाएगी। तो भाई ये कब से शुरू होगा, तो ये तो वापस जाना शुरू हो जाता है 15 सितंबर के बाद से, लेकिन यहां पर मॉइस्चर गेन करने के बाद ये लगभग 15 अक्टूबर का समय हो जाता है। मतलब अक्टूबर के मिड से लेकर फिर ये आगे बढ़ती है और जाकर के ये तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, साउथ आंध्र प्रदेश और साउथ ईस्ट कर्नाटक के एरिया में ये बारिश करती है। और इसी के आधार पर कहा जाता है कि मानसून से विंटर सीजन में रेनफॉल होता है दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में मानसून से रेनफॉल होता है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिटर्निंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून, लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। तो फिर अब दिमाग में स्ट्राइक होता है कि भाई विंटर सीजन में तो हमारे नॉर्थ इंडिया में भी बारिश होती है, तो वो कौन कैसे बारिश होती है, इंद्रदेव कैसे यहां पर कृपा कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, उसका एक कंसेप्ट अलग है,
उसका कंसेप्ट है एक साइक्लोन, एक चक्रवात, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। तो टेम्परेट साइक्लोन विंटर सीजन में, मतलब अक्टूबर से लेकर, यह ध्यान रखना है, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च, और इनफैक्ट ये अप्रैल तक इसका इफेक्ट रहेगा। ठीक, और वो कहां पर होता है भाई? तो यहां पर अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक सी है जिसका नाम है मेडिटरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो ये मेडिटरेनियन सी में एक साइक्लोन बनता है और उसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या कहते हैं भाई? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। ये ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट, यही टर्म पूछेगा एग्जाम में, पश्चिमी विक्षोभ। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे इफेक्ट डालता है? तो भाई इस समय आपको पता है कि वेस्टर्लीज विंड चल रही है, पछुआ पवन चल रही है, ठीक, 30 से लेकर के 66 डिग्री के बीच में। अब भाई वेस्टर्लीज विंड चल रही है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हुआ है, यहां पर पश्चिमी विक्षोभ भी बना हुआ है। तो ये वेस्टर्लीज विंड धक्का देते हुए ये तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए फिर ये पहुंचा देती है कहां पर? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तर पश्चिम भारत में। और इसी के प्रभाव से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला एरिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, सामान्य कंडीशन की हम लोग बात करते हैं तो इसका प्रभाव वेस्टर्न यूपी तक रहता है। लेकिन अगर ये साइक्लोन ज्यादा इफेक्टिव होता है तो ये बिहार, बंगाल तक इफेक्ट डाल देता है। ठीक, तो अगर आपसे कहता है, अब यहीं पर क्वेश्चन को समझ लो कि भाई मानसून से वर्षा, मानसून से रेनफॉल विंटर सीजन में कहां होती है? तो मानसून से रेनफॉल विंटर सीजन में तमिलनाडु, साउथ आंध्र प्रदेश और साउथ ईस्ट कर्नाटक में होती है। विंटर सीजन में इंडिया में रेनफॉल होता है, विंटर सीजन में इंडिया में बारिश होती है, वर्षा होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सेकंड ऑप्शन दिया रहेगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, थर्ड ऑप्शन दिया रहेगा बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में आपसे इंडिया सिर्फ कहा है, इंडिया का कोई एरिया नहीं कह रहा, कोई क्षेत्र नहीं कह रहा। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न भाग में किससे बारिश होगी? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। और यहां पर बारिश किससे होगी? तो इससे नॉर्थ ईस्ट मानसून से। क्लियर? तो अब इससे ज्यादा मानसून का कोई भी कंसेप्ट आपके लिए बचा नहीं है। अगर इतनी बातें अगर आपको याद हो गई तो फिर आपका मानसून से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बाकी ये बात है कि अब आप इसको कितना यूज करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। एक आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूं कि एक जो हम लोग का एग्जाम अड्डा 360 का एक लक्ष्य कंबाइंड बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि सारे वनडे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, इवन सीडीएस तक के एग्जाम को, इसमें सिलेबस को इसमें ध्यान में रखा गया है। आपके सारे वनडे एग्जाम इस एक बैच में कंप्लीट टारगेटेड बैच होगा, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस के टॉपिक को आपको कवर कराया जाएगा। ठीक, 15 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग टाइम है 6 to 8 PM, जिसमें जीएस स्पेशल, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सारे बेहतर से बेहतर टीचर के टीम है। आप लोग से ये उम्मीद है कि आप इस बैच का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।